हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 7 डिजीज़ एंड फर्स्ट एड पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड किया था। आज इसका ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स के बारे में आपको बताया था। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है। और आज मैं इन डिजीज़ों के प्रिवेंट्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वाले पहले वाले वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के। तो ठीक है फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम डिजीज़ से बचने के लिए उनके प्रिवेंशन और मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को सब पता है कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब माने अगर हम लोग पहले से ये प्रिवेंशन माने सावधान हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, ऐसे प्रिवेंशन में सबसे पहला आता है पब्लिक हाइजीन। फ्रेंड्स, पब्लिक हाइजीन क्या होता है? पब्लिक हाइजीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज पर्सनल हाइजीन। इट इन्वॉल्व पेपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटास एंड डोमेस्टिक वेस्ट। फ्रेंड्स, पब्लिक हाइजीन में आपको बताता हूँ क्या होता है। फ्रेंड्स, वो हाइजीन जो हमें नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस में बनाने चाहिए, जिससे सिर्फ हमें नहीं पूरे इन्वायरमेंट को या पूरे सोसाइटी को हाइजीनिक रहे, उसे हम पब्लिक हाइजीन कहते हैं। इससे हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसे मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कूड़ा अपने सही जगह पर फेंकें जहाँ फेंकने की जगह है। दूसरा, जो सीवेज सिस्टम है, साथ ही जो केमिकल वेस्ट जो रिलीज़ होता है फैक्ट्री से वाटर बॉडीज़ में, उसे रोकना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उससे वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है जो बाद में पीपल सफ़र करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा है हेल्दी इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, पब्लिक हाइजीन के बाद अगर आप अपने आसपास हेल्दी इन्वायरमेंट रखते हैं, जैसे कि आपने गार्बेज में गार्बेज में अपना कचरा डाले और गार्बेज को अगर आप बिन को कवर करके रखें तो मॉस्किटो या फ्लाइज ब्रीड उन पर नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये जो हार्मफुल डिजीज़ होते हैं, ये अपने पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए होते हैं, इन्हें करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो आप किसी भी अपने घर के आसपास में पानी जमा होने नहीं दिए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर पानी हमेशा आप छान के भी नहीं, उबाल के पिएँ, तो उससे आप हेल्दी रह पाएंगे। आपका एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रहेगा और उससे आप भी अच्छे से सिक्योरली रहेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला आता है वैक्सीनेशन। अब फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन क्या है? फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन का आइडिया जो हम लोग के बीच आया है वो दिया है एडवर्ड जेनर ने। फ्रेंड्स, ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो मिल्क मेड्स होते हैं, माने जो काऊ की जो देखभाल करते हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि उस टाइम में जो 1950 से लेकर 800 के बीच एडी के बीच में, फ्रेंड्स, जब काउपॉक्स बहुत फैल गया था, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ये पॉक्स जो होती है, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया वगैरह, ये सब तो नॉर्मल फैलती है, लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि काउपॉक्स होने के बाद जो काव है सिर्फ उनको पट रहा है, लेकिन जो ह्यूमंस है, जो मेन जो मिल्क मेडर्स है, जो मेन गाय के ख्याल रखते हैं, तो फ्रेंड्स उनको वो सफ़र नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने काव पॉक्स में जो हल्का सा जो पानी हम कह सकते हैं, वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, वो अपने थ्योरी के लिए अपने खुद के 8 साल के बेटे की बॉडी पर ट्राई किया। फ्रेंड्स, उन्होंने वो मटेरियल काव पॉक्स से अंदर से निकाला और अपने बेटे के बॉडी के अंदर डाल दिया। फ्रेंड्स, जब उन्होंने अपने बेटे के बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट किया, तो सबसे पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे कुछ रैशेस टाइप के बने, लेकिन जितना डेंजरस वो काव में लग रहा था, उतना डेंजरस उनके बेटे को नहीं असर हुआ। इससे उन्हें फर्दर आइडिया मिला कि जैसे उन्होंने अपने बच्चे को जब ये इंजेक्ट किया, तो उनके बॉडी में जितने भी जो एंटीबॉडीज़ थे ब्लड में, वो सब मिलकर उसके खिलाफ वो वर्क करें, ताकि एक जगह जब एंटीबॉडीज़ हमारे बदन में बन जाते हैं, तो वो जितने भी बाहर से एलियन पार्टिकल्स है, अब एलियन पार्टिकल्स स्पेस के बाहर वाला नहीं बोल रहा हूँ, एलियन पार्टिकल्स माने जो वो पार्टिकल जो बॉडी में आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन जो बाहर से आते हैं, उन्हें हम एलियन पार्टिकल भी कहते हैं।
फ्रेंड्स, जो एलियन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जब आते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तब ये एंटीबॉडीज़ वर्क करके उसे डिफेंड करती है। तो फ्रेंड्स, इसी से आया टर्म वैक्सीनेशन। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी मटेरियल ऐसे इंजेक्ट किया जाता है जिसे हराने के लिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। फ्रेंड्स, ये जो है वैक्सीनेशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो मेन पार्ट है कि वैक्सीनेशन होता कैसे। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन बेसिकली बोले तो 4 टाइप से होते हैं कि वैक्सीनेशन जो हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसका मेन 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कि जर्म्स यूज़ करना जो पहले से मरे हुए हों। समझे फ्रेंड्स, माने वो जर्म्स पहले इंजेक्ट होते हैं, जैसे कि टीएबी वैक्सीन जो टाइफाइड के लिए है, या सल्क वैक्सीन जो पॉलीमेथिलिस के लिए है, या वैक्सीन जो रेबीज़ के लिए जो कुत्ते के काटने से होते हैं। इन्हें प्रिवेंट करने के लिए जो लैब में जो जर्म्स को पहले मारा जाता है, फिर उन जर्म्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना सकें। दूसरा फ्रेंड्स, जब इस प्रोसेस में जर्म्स जो इंजेक्ट होते हैं उन्हें मारा नहीं जाता, लेकिन ज़िंदा ही इतना वीक कर दिया जाता है कि वो हम पे अटैक नहीं कर सके। फ्रेंड्स, जब ये इंजेक्ट होते हैं तो ये हमारे बॉडी खून में जाके कुछ अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा वीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा पाते और जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज आराम से बन जाते हैं। जो वैक्सीन जो मीसल्स के लिए होता है, या फ्रोजन ड्राइड बीसीजी वैक्सीन जो टर्बोक्लोसिस के लिए यूज़ होता है, उसमें यही ऐसी उसमें जो जर्म्स हैं उन्हें मारा नहीं जाता, बल्कि ज़िंदा रख के बहुत ही वीक कर दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ टाइम में तो हम लोग वायरस जो नॉर्मल जर्म्स है जिन्हें कमज़ोर नहीं किया जाए, उसी तरीके से हमारे बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे टाइप के एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जैसे कि काउपॉक्स वायरस हो गया या स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया। इसका जो वैक्सीनेशन है, इसके वैक्सीनेशन में ज़िंदा जो जर्म्स है जो हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं, वो ज़िंदा जर्म्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी ये एंटीबॉडीज़ बना सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन आर नो मोर गिवन बिकॉज द डिजीज हैज ऑलमोस्ट बीन एरिकेटेड फ्रॉम इंडिया एज पर द लेटेस्ट डेटा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी इंडिया से बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा केस होगा जहाँ पे स्मॉल पॉक्स देखा जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आता है यूजिंग टॉक्साइड्स। फ्रेंड्स, आपको मुझे पता तो नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि टॉक्सिन क्या होता है। टॉक्साइड बोले तो टॉक्सिन, और टॉक्सिन फ्रेंड्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि टॉक्सिन हम सबको पता है। टॉक्सिन माने कुछ ख़राब, समझे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिन है ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये टॉक्सिन पहले निकाला जाता है। इसमें ना ही बैक्टीरिया को मार के डाला जाता है, ना ही जिंदा कमज़ोर करके डाला जाता है, ना ही नॉर्मल डाला जाता है। इसमें बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिक पाया जाता है वो टॉक्सिन डाला जाता है। ये वैक्सीनेशन डायफेरिया और टेटेनस के जो वैक्सीनेशन किया जाता है, इसमें बस टॉक्सिन यूज़ किया जाता है। ये टॉक्सिन जो बैक्टीरिया से सिक्रीट किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन इसमें फॉर्मलिन ऐड करके इसे जहर से जहरीला जो पार्ट है वो हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ या एंटी टॉक्सिन बॉडी में बना सकें। फ्रेंड्स, इससे जो एड्स का जो वैक्सीनेशन है वो डेवलप होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इम्यूनाइजेशन बोले तो इम्यूनाइजेशन वो पार्ट होता है जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद जब हमारे बॉडी के पास जब इतनी ताकत हो जाती है कि वो अपने से एक डिजीज़ लड़ सके, तो उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक आर्टिफिशियल वे से हमारे बॉडी में डेड या कमज़ोर या उसका कोई पार्ट जर्म्स का इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर क्रिएट करती है, जो बाद में बॉडी को ही काम आती है। फ्रेंड्स, ये जब वैक्सीन हमारे बॉडी में डाले जाते हैं तो ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और जैसे जो एंटीबॉडी बनती है उसी के बेसिस पर इम्यूनाइजेशन डिफाइन होता है कि जितने अच्छे एंटीबॉडीज़ बनेंगी उतनी अच्छी इम्यूनाइजेशन होगा। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन बहुत ही स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो होती है। वैक्सीनेशन हैज़ डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल सस्पेक्शन टू वेरियस डिजीज इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन जो है वो बेसिकली अब वर्ल्ड में हर जगह फैली हुई है। जैसे छोटे से छोटा वैक्सीन, बचपन में हमने पोलियो ड्रॉप भी पिया है, हमने बहुत सारे अलग
अलग टाइप की हमने ये वैक्सीन भी ली है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को अक्सर टाइम टू टाइम वैक्सीन दिलाने की ज़रूरत है उनके एज के हिसाब से, क्योंकि जिस एज में उन्हें पड़ती है उसी एज में वो पर्टिकुलर बीमारी भी उनको पकड़ने का खतरा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। फ्रेंड जैसे कि इसका नाम आपको बता ही देगा, फर्स्ट एड माने किसी को बेटर केयर देना किसी चीज़ के। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो कभी कह के नहीं आते, एक्सीडेंट बस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे एक्सीडेंट में या इमरजेंसी केसेस में जब डॉक्टर अवेलेबल ना हो तब हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को किसी मधुमक्खी ने काट लिया, किसी का हाथ पैर कुछ जल गया, तो इस सब में हमने क्या करना चाहिए अभी मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं बर्न्स के बारे में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एड सब पहले इस बात पर डिपेंड करता है, इस फर्स्ट एड देने के लिए अगर जले हुए चीज़ पे फर्स्ट एड देना है तो हमें पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि बर्न गहरा बर्न है कि हल्का बर्न है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हल्का बर्न है तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कोल्ड वाटर डाल के जो एरिया है उसे हमने पानी से पूरा कवर करके एक कपड़े से उसकी ड्रेसिंग कर देनी है। और अगर हल्का है तो हमें कुछ बटर वैसलीन वगैरह को उस ऑयली सब्सटेंस लगाने हैं उस इन्फेक्टेड एरिया पे, ताकि वो जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो और कोई इन्फेक्शन हमें ना हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर बहुत ही डीप ये बर्न है तो कभी भी वाटर यूज़ नहीं करें ना, और कभी भी इंजर्ड पार्ट और तुरंत उस इंजर्ड पार्ट को ड्रेसिंग से कवर करें, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर केमिकल बर्न, क्योंकि आप सब अभी स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स हो सकता है कभी भी आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, क्योंकि केमिकल्स का ज़्यादातर यूज़ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में होता है, अगर प्रैक्टिकल के समय या कोई भी घर में भी एसिड अगर बाई चांस आपके हाथ पैर में कहीं पे भी बॉडी कोई भी पार्ट में गिरे और वो जलने लगे, तो फ्रेंड्स ये दो काम ज़रूर से करें। सबसे पहले फ्रेंड्स उस एरिया को अच्छे से पानी से 10 मिनट तक धोएं। उसके बाद फ्रेंड्स उस एरिया को अच्छे से ड्रेसिंग कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये कभी भी ये ऐसी कोई हादसा होने पर बड़ों से छुपाने नहीं, आपको सीधा बड़ों को इन्फॉर्म करना है ताकि वो डॉक्टर की हेल्प ले सकें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ब्लीडिंग। फ्रेंड्स ब्लीडिंग तो हमें पता है कि जब हमारे कोई ऑर्गन से खून निकलता है तो हम ब्लीडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स ब्लीडिंग राइज होती है जब कोई पार्ट मिनिमाइज हो जाता है और जो ग्रेविटेशन फ्लो की वजह से ब्लड बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे टाइम में जिस एरिया से खून आ रहा है उसका सरफेस को पहले तो हमें अच्छे से पानी से धोना है और उस जगह को दबा देना ताकि और खून ना निकले। वो भी हमें हाथ से नहीं, हमें किसी साफ़ कपड़े या कॉटन वूल से इसे धोना है, और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा माइल्ड एंटीसेप्टिक लगाना है ताकि और खून ना बहे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है फ्रैक्चर। फ्रेंड्स फ्रैक्चर के केस में हम लोग क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स फ्रैक्चर हम लोग तब कहते हैं जब आपने सुना होगा कि इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर हम देखते हैं कि हाथ में थोड़ा पट्टी उट्टी बांध के आदमी आता है। तो ये उसमें होता क्या है कि जब हड्डी का कोई ऐसा पार्ट में चोट लग जाए कि उसे वो टूट जाए कि उसे वो पार्ट हिलाया ही नहीं जाए, तो हमें उसे फ्रैक्चर कहते हैं। इस हिसाब से हमें जब ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले जो विक्टिम है जिसका ये दिक्कत हुआ है उसको कंफर्टेबली कहीं पे लिटाएं, और जिस एरिया से आपको वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ उस एरिया से कपड़े हटा दें, या उस एरिया में जो कपड़े उन्हें लूज़ कर दें ताकि विक्टिम को ज़्यादा दिक्कत ना। उसके बाद फ्रेंड्स किसी भी अगर हाथ में फ्रैक्चर है हाथ के किसी पार्ट में, तो उसे एक धागे से रस्सी से या कोई भी चीज़ से बांध कर वो विक्टिम के गले पे लटका दें ताकि उसे आराम मिले। फ्रेंड्स अगर आँख में अगर कोई चला जाए तो ये तो बहुत ही ईजी है कि अगर आँख में कोई चला जाए तो उसे कभी रगड़ना नहीं चाहिए और इन्हें पानी से धोना चाहिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस के बारे में। फ्रेंड्स अनकॉन्शियसनेस बहुत सारे लोगों को ये होगा कि ये होता क्या है। फ्रेंड्स कभी कभी हम बहुत ही नर्वस फील करते हैं या बहुत ही हमें अनकम्फर्टेबल होता है या हमारी सांस फूलने लगती है या जो भी दिक्कत होती है, तो इसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए उस टाइम। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कंफर्टेबली एक बेड पे लेट जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें चक्कर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। और जो भी कपड़े पहने हैं उन्हें ढीले कर देना चाहिए, खास कर टाई, क्योंकि टाई फ्रेंड्स अगर आप टाई पहनने में उस टाइम तो टाई आपको ढीली कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो जाम रहता है। लेकिन टाई ढीला करने से आपका जो ईसोफेगस है उससे एयर आराम से पास होती है। और कोशिश करें कि जिस रूम में आप हैं वहाँ आप फ्रेश एयर आए ताकि आपको अच्छा लगे। फ्रेंड
उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी किसी ने गलती से जहर खा लिया तो उस टाइम में क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर कोई किसी टाइम में जहर खा ले तो सबसे पहले फ्रेंड्स पेशेंट को बहुत सारा नमकीन पानी में नमक मिला के पिला दीजिए, ताकि बहुत सारा पिला दीजिए ताकि, क्योंकि वो पॉसिबल है कि वो वॉमिट कर दे। वॉमिट करने से जितना भी पेट में जहर होगा वो सब बाहर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्नेक बाइट्स के बारे में कि फ्रेंड्स अगर बाई चांस कभी किसी को सांप काट ले तो क्या होगा। फ्रेंड्स, स्नेक बाइट बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें सबसे पहला काम अगर आपको जो करना है कि जिस एरिया में सांप ने काटा है उसके ठीक 3 इंच ऊपर आपको उस पार्ट को बहुत ही टाइट से बांध देना है ताकि जहर ऊपर ना फैले। फ्रेंड्स, बता दूं, सांप के जहर को वेनम कहा जाता है, क्योंकि हम इतने टाइट से बांधते हैं ताकि वो ब्लड स्ट्रीम के ऊपर ना जाए, और जिस एरिया में सांप ने काटे उससे हल्का सा किसी चाकू या कैंची से और काट दे ताकि जहर बाहर निकले। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं स्टिंग के बारे में। फ्रेंड्स, अगर कोई आपको कभी स्टिंग बोले तो कि अगर आपको कभी कोई बी या वास्प काट ले तो उसमें क्या करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कोशिश करना है कि उसका जो स्टिंग है वो निकल जाए और उस एरिया में पूरा अच्छे से ड्रेसिंग कर देना है, और थोड़ा सा उस जहाँ पर वो काटा है उसका कोशिश कर थोड़ा सा खून निकालने का ताकि उसका जो जहर है वो निकल जाए। और फ्रेंड्स जो उसके ऊपर अल्कली जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया स्पॉट पे लगाएं ताकि उसका जो वेनम है वो जो एसिड है वो बेस से एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बन जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये बहुत ही नॉर्मल है। फीवर में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं क्या है। फीवर फ्रेंड्स हम लोग तब करते हैं जब हमारे बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है, हमें ठंड लगने लगती है, हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ज़्यादा चल जाता है, तब हम कहते हैं कि हम फीवर सफ़र कर रहे हैं। फीवर फ्रेंड्स कोई डिजीज़ नहीं है, इसके सिम्टम्स लेकिन डिजीज़ की तरह है। अगर फ्रेंड्स आपको हाई फीवर है तो जल्दी से आप एक बर्तन में आइस लेकर अपने सर पर रखें ताकि आपको टेम्परेचर वो कपड़ा सोख के आपका टेम्परेचर ढीला करें। और फ्रेंड्स अगर जो पेशेंट है फीवर से जो जूझ रहा है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करें और डॉक्टर से सलाह लें कि आगे क्या करना है। ये तो फ्रेंड्स हो गई फर्स्ट एड के बारे में बात। अब फ्रेंड्स अब हम एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें बिल्कुल एकदम बहुत दूर रहना चाहिए। बैड हैबिट्स टू बी अवॉइडेड। फ्रेंड्स ये वो सब आदतें हैं जो हम इंसान को एक बार लत लग जाए तो उस इंसान का मरना तय है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको। फ्रेंड्स तंबाकू चिबाना या कंज्यूम करना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। स्मोकिंग और च्यूइंग टबाको या तंबाकू के जो प्रोडक्ट है ये खाने से बहुत ही ज़्यादा लंग कैंसर का रिस्क होता है, हार्ट अटैक, और साथ ही ये खाने या कंज्यूम करने के बाद बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कॉफ और इरिटेशन होने लगती है थ्रोट में, और ये जो है कॉफ और इरिटेशन है ये जो मेनली जो स्मोकर्स हैं जो ज़्यादातर स्मोक करते हैं उनमें बहुत ही कॉमन है। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉन स्मोकर है जो स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अगर वो एक्टिव स्मोकर माने जो हमेशा स्मोकिंग करें उनके साथ बैठेंगे तो उनको बहुत जो स्मोकिंग कर रहा है उससे ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम में उन्हें पैसिव स्मोकर कहा जाता है। कारण ये है कि फ्रेंड्स की जब कोई सिगरेट या कोई भी ऐसा चीज़ पीता है तो वो जो वेपर है वो अंदर एक बार मुंह में लेके फिर बाहर रिलीज़ कर देता है, जिसमें उसका बस 30% पार्ट उसके लंग्स में जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो वो बाहर जो 60% करता है वो 60 का 60 अगर आप इनहेल करें तो आप बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। फ्रेंड्स अल्कोहल एक बहुत ही स्लो पॉइजन है जो हमारे मेंटल और फिजिकल प्रोसेस को बिल्कुल डैमेज कर देता है। अल्कोहल हमारे बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्लड वेसल, किडनी और हमारे स्टमक को। अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करें तो ये हमारे लीवर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, जो हमारे जो फैट के तौर पर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। अल्कोहल पीने से हम जो अपने से जो खुद से जो जजमेंट कर पाते हैं और खुद पे हम लोग का सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, साथ ही हमारे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। फ्रेंड्स आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि अल्कोहल पीने से हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है।
उसके बाद फ्रेंड नंबर थ्री पे आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। फ्रेंड्स आपने अक्सर सीआईडी या कोई भी क्राइम शो में देखा होगा कि ड्रग्स क्या होता है। फ्रेंड्स ड्रग्स भी एक टाइप का नशा है जो आदमी लोग कंज्यूम करते हैं, जिन्हें उनका नशा होता है, एक बार नशा लग जाता है उन्हें इनके बिना बहुत ही अजीब टाइप का लगता है। फ्रेंड्स ड्रग्स नॉर्मल भी होते हैं, जैसे आपको बहुत अजीब लगेगा सुनने में कि हम जो नॉर्मल एंटीबायोटिक लेते हैं उसमें भी ड्रग्स रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये वो ड्रग्स नहीं है जो नॉर्मल जो हम लोग जिसे नेगेटिव इम्पैक्ट से देखते हैं। फ्रेंड्स वो वैसे ड्रग्स हैं जो है बॉडी को कुछ देर के लिए राहत दिलाते हैं। फ्रेंड्स जो बेसिकली जो ड्रग होता है वो जो जिसमें ड्रग्स लेने पर इंसान अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है, वो क्या कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस टाइम में ह्यूमन बीइंग जो ड्रग्स यूज़ करता है उसे नारकोटिक ड्रग्स कहा जाता है या फिजियोक्रोपिटिक ड्रग्स कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मॉर्फिलिन, कोकेन, हीरोइन या ऑप्टिम, ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स के नाम है। ये इन जैसे जो बहुत ही बुरे ड्रग्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम और और भी बॉडी पार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम से भी जुझा सकते हैं। इसके जो फ्रेंड्स जिन्हें ड्रग्स के जो आदत एक बार लग जाती है उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है ड्रग्स छोड़ने में, जिसकी वजह से वो बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और अगर बहुत ही ज़्यादा वो ड्रग्स कंज्यूम कर सकते हैं तो बहुत ही जल्दी उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स ये 3 चीज़ों से हमें कभी इनको अपने हैबिट में नहीं लाना चाहिए। ये बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, इनसे मरने का गारंटी बहुत ही ज़्यादा होता है। हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक